नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हमारे बच्चे और बचपन का जो पहला पेपर होता है वो आपका 70 नंबर का पूर्णांक होता है। समय आपके 3 घंटे का होता है। इसमें आपको पास होने के लिए 28 अंक की आवश्यकता होती है, अनिवार्य है। अगर आप इससे कम अंक लाते हो तो आपकी बैक लगेगी। साथी, आज मैं आपको बच्चे और बचपन का सेकंड मॉडल पेपर पढ़ाने वाला हूं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को या फिर एप्लीकेशन पर कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। और टेलीग्राम की लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस पर मैं आपको जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपके लिए मैं प्रूफ दिखाऊंगा साथियों कि हमारे यहाँ से कितने विद्यार्थी टॉपर रहे थे, 80+ % वाले कितने रहे थे। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किसने किया था। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन हो गया आपका सी, आलपोर्ट व आरबी कैटल। ये दो व्यक्ति ऐसे थे। ये आपके साइकोलॉजी का ही पेपर है साथियों, ये समझ लीजिएगा, जिसमें आपको व्यक्तित्व, अधिगम, बाल विकास, बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, मूल्यांकन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग रीट की तैयारी कर रहे होंगे शायद, तो आपके लिए ना इम्पोर्टेंट है ये वाला प्रश्न पत्र। तो आलपोर्ट ने और आरबी कैटल दो ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किया था सबसे पहले। आगे बात करते हैं, विकास एक प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है साथियों? तो ध्यान रखना है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक कैसी है, कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया। इसका मतलब ये जीवन भर चलती रहती है। लेकिन वृद्धि कैसी होती है? एक परिपक्वता आने पर रुक जाती है। ध्यान रखेंगे आप लोग, विकास और वृद्धि में यही अंतर है। और प्रश्न भी आपके है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ये प्रश्न भी आपको मैंने एक मॉडल पेपर में डाला है और ये पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन की, तो आप लोग ज़रूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जनक कौन है। संज्ञानात्मक विकास जो सिद्धांत है साथियों, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के जनक हैं जीन पियाजे। और जीन पियाजे साहब ने इसकी माँ के बारे में बताया, अनुकूलन के बारे में बताया। तो ये भी आपको याद रखने हैं। जीन पियाजे साहब स्विट्जरलैंड के निवासी थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, बहुत बड़े दार्शनिक शास्त्री भी थे। अगला क्वेश्चन है, बचपन की आधुनिक धारणा की उत्पत्ति का श्रेय किसको दिया जाता है। तो बचपन की आधुनिक धारणा की जो उत्पत्ति का श्रेय है वो हमारे रूसो साहब के लिए जाता है। रूसो साहब ने ही बचपन की आधुनिक अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन है, युवा अधिकारों के जनक कौन थे। युवा अधिकारों के जनक थे हमारे जॉन हॉल्ट साहब। और मैंने आपको जॉन हॉल्ट साहब की पुस्तकों के बारे में भी प्रथम गेस्ट पेपर में बताया है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ये वाली पुस्तक उन्हीं की है, ठीक है। तो आपको जॉन हॉल्ट की पुस्तकें भी ज़रूर याद रखनी है और ये युवा अधिकारों के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां, अभिवृद्धि और विकास, यानी अभिवृद्धि विकास के दो सिद्धांत कौन कौन से हैं। मैंने आप लोग जब बाल विकास को पढ़ेंगे ना शिक्षा मनोविज्ञान में, तो विकास के सिद्धांत आप लोग को देखने को मिलेंगे। और ये आपका प्रश्न भी अच्छा है कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, प्रत्येक विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिएगा। तो आपको ये छोटा क्वेश्चन मैंने दिया है कि केवल विकास के दो सिद्धांतों के नाम लिखने। वैसे हालांकि विकास के लगभग 12, 13, 14 हम सिद्धांत पढ़ते हैं, उनमें से आपको 2-4 के नाम याद रखने हैं और 2-4 की व्याख्या भी याद रखनी है, तो प्रश्न आने की संभावना है। तो पहला आपका विकास का सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। कौन सा है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों जितने भी हमारी पृथ्वी पर बच्चे होते हैं ना, उन सब का विकास एक जैसा होता है। देखिए, सबकी नाक, आँख, नाक, मुँह, सबका एक जैसा डेवलपमेंट होता है। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। इसका मतलब है कि हर बच्चा जो होता है सबसे पहले सामान्य क्रिया करता है और उसके बाद विशिष्ट क्रियाओं पर ध्यान देता है। अगला है विकास का सिद्धांत है निरंतर प्रक्रिया का सिद्धांत।
ये कहता है ये सिद्धांत कि हमारा जो विकास होता है ना वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन चलता रहता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मूंछों वाली माँ के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गीजू भाई बधेका जो है साथियों, जिन्होंने बाल मंदिर की स्थापना की थी, बाल मंदिर स्कूल की स्थापना की थी, उनको हम मूंछों वाली माँ के नाम से जानते हैं और उनका नाम है गीजू भाई बधेका। याद रखना। अगला क्वेश्चन है 8वां कि बालक के चारित्रिक विकास के स्तर कौन कौन से हैं? तो 4 स्तर आपको याद रखना है। मूल प्रकृत्यात्मक यानी मूल प्रकृति के स्तर, दूसरा है दंड एवं पुरस्कार का स्तर, तीसरा है सामाजिकता का स्तर और चौथा है आदर्श स्तर। तो ये आपने चरित्र के विकास के स्तर हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां, अस्मिता को विशिष्ट लक्षण क्यों कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्मिता को विशिष्ट लक्षण क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, अस्मिता वह विशिष्ट लक्षण है जो व्यक्ति से संबंधित हो सकता है, किसी भी व्यक्ति से संबंधित हो सकता है, अथवा किसी समूह के द्वारा साझा किया जाता है, या इसे ही हम क्या कहेंगे, विशिष्ट लक्षण कहते हैं। क्योंकि समाज में व्यक्ति अथवा समूह की स्थिति को निर्मित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? अस्मिता की। अगला क्वेश्चन है, अवलोकन कितने प्रकार का होता है? समझाइए। तो अवलोकन हमारा 2 प्रकार का होता है। इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा प्रश्न है। तो अवलोकन 2 प्रकार का है। पहला तो है औपचारिक अवलोकन और दूसरा है अनौपचारिक अवलोकन। तो औपचारिक अवलोकन किसे कहेंगे? इसमें अवलोकनकर्ता विद्यार्थी के विशिष्ट व्यवहारों का अवलोकन करता है। अवलोकनकर्ता ये निश्चित करता है कि उससे विद्यार्थियों को किस समय पर, कहाँ पर, कैसे अवलोकन करना है। इस बात का एक निश्चितता रखी जाती है। इसमें परिस्थितियों को आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थित और नियंत्रित किया जाता है। इसे ही हम औपचारिक अवलोकन कहेंगे। यानी कि बिल्कुल विधि निर्माण के अनुसार पूरे टाइम, डेट, स्थान, वेन्यू के आधार पर हम जो अवलोकन करते हैं उसे हम औपचारिक अवलोकन कहते हैं। लेकिन बात करें हम अनौपचारिक अवलोकन की, जिसको हम स्वाभाविक अवलोकन भी कहते हैं, इसमें अगर कोई भी शिक्षक अपनी स्वाभाविक परिस्थिति के अनुसार या विविध गतिविधियों के अनुसार अवलोकन करे, जैसे खेल के मैदान में भी कर सकता है, कक्ष की गतिविधि से भी, या फिर कुछ भी तरीके से किसी भी स्थिति में, कहीं पर भी, किसी भी समय जो अवलोकन किया जाता है जिसकी कोई निश्चितता नहीं होती, साथ ही उसे हम अनौपचारिक अवलोकन कहते हैं। समझ में आया? अगला हमारा क्वेश्चन आपको अथवा में याद रखना है कि साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है, साक्षात्कार के तत्व और उसकी विशेषताएं भी बताइए। तो आपको ये प्रश्न पढ़ना है साथियों अपनी सीरीज में से, और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये प्रश्न आपका आने के पूरे चांसेस हैं। वैसे तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको रट के जाना है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण किसे कहते हैं? सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का एक क्रियात्मक सदस्य बनता है तथा उसी के अनुसार कार्य करते हुए उसके लोक आचार, परंपराओं तथा सामाजिक परिस्थितियों के साथ अपना समन्वय स्थापित करता है। यह सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है। और सामाजिकरण की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो देखिएगा, सामाजिकरण की विशेषताएं, यह सीखने की एक सतत प्रक्रिया है। सामाजिकरण के द्वारा बच्चा समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। इस प्रक्रिया में बच्चा स्वाभाविक व्यवहार को समझते हुए धारित करता है। अब हमको याद करना है कि सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है लालन पालन, दूसरा है सहकारिता, तीसरा है सहानुभूति, चौथा है स्पर्धा, पांचवा है सहयोग और छठवां है आक्रामकता। इसके अथवा में आपको एक प्रश्न याद रखना है साथियों। ये जो मैं अथवा वाले प्रश्न आपको बता रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं। सामाजिकरण के व्यक्तित्व के विकास में क्या भूमिका होती है, बताइए भाई।
बताओ फटाफट से कि सामाजिकरण की व्यक्तित्व के विकास में क्या भूमिका होती है ना। तो क्या भूमिका होती है भाई, ये प्रश्न आपको याद रख लेना है कि दृढ़ व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या है 12वां, दृढ़ व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो आपको 3 विशेषताएं याद रखनी है। पहली विशेषता है संकल्प करना। आप जीवन में जो भी सार्थक उद्देश्य पाना चाहते हैं उसे पूरा करने का एक निश्चय होना चाहिए, एक संकल्प करना चाहिए कि हर हाल में उसे किसी भी प्रकार से हम प्राप्त करें। ये होता दृढ़ संकल्प की पहली विशेषता, यानी संकल्प करना। दूसरी विशेषता है चुनौती। यहाँ चुनौती लेने से सवाल है कि उसका प्रत्यक्षीकरण या इसके लिए एक ऐसी मनोस्थिति बनाइए कि इसे परेशानी न सोच करके एक ऐसा अवसर जानिए जिसमें अपने सामर्थ्य को हम सिद्ध करें। आपके लिए अगर कोई भी व्यक्ति चैलेंज कर दे तो उस चैलेंज को आप लीजिए और उसे पूरा करके बताइए साथियों, दूसरे को हताश नहीं होना चाहिए उससे। और तीसरी विशेषता है नियंत्रण। नियंत्रण का अर्थ है अपनी सफलता या असफलता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, न कि कोई बाहरी कारक। अब आप लोग अगर असफल होते हैं ना साथियों कि भाई मैंने आपको ये मॉडल पेपर पढ़ा दिए, इनमें से प्रश्न खूब आ चुके हैं, कई बच्चे 80% बनाएंगे, कोई 85 बनाएगा, कोई 90% बनाएगा। अब की बार फर्स्ट ईयर में 94 रही थी, ठीक है। तो देखिएगा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर अच्छी परसेंटेज बनाते हो तो आप एक पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, आपको भी उसी टीचर ने पढ़ाया है। और कोई बच्चे के बैक लग गई या कोई बच्चा फेल हो गया तो दोनों ने ही एक ही कोर्स पढ़ाए तो बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं? उसका कारण एक ही है, टीचर का कोई दोष नहीं होता साथियों, उसमें पूरी गलती बच्चे की होती है। ये बात ध्यान रखना, बच्चा स्वयं जिम्मेदार होता है उस चीज़ के लिए, टीचर कोई जिम्मेदार नहीं होता। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ही क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और टॉपर को भी वही टीचर पढ़ा रहा है और फेल होने वाले को भी वही पढ़ा रहा है। तो कारण इसका यही है कि वो बच्चा खुद लापरवाही कर देता है, इस वजह से वो असफल हो जाता है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है कि शेष अवस्था में शिशु में आस्था क्यों और कैसे पनपती है। इस प्रश्न को आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रमुख बाल अधिकारों की विवेचना कीजिए। प्रमुख बाल अधिकार कौन कौन से हैं साथियों? पहला अधिकार है जन्म लेने का अधिकार। ये अधिकार है ना हमें। अब कैसे है जन्म लेने का अधिकार? बच्चे की माँ के गर्भ में आते ही, बच्चे का माँ की गर्भ में आते ही यथा समय जन्म लेने का अधिकार हो जाता है। अतः यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि माँ की उचित देखभाल करनी चाहिए। बच्चे के जन्म को रोकने का प्रयास गर्भस्थ बच्चे के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी संतान को कोख में ही मरवा देते हैं। अगर लड़की होती है, बहुत से लोग कन्या भ्रूण हत्या के प्रति आजकल सरकार ने इसको भारतीय दंड संहिता धारा 312 के तहत में गर्भपात को एक कानूनी अपराध भी घोषित किया है। तो अगर बच्ची का जन्म होता है और आप लोग बहुत से मैंने माता पिता को हॉस्पिटल में देखा है कि जांच करवा लेते हैं, अगर लड़की है तो उसको कोख में ही मरवा देते हैं, तो ये गलत है। तो आप लोग कोई भी लड़की हो चाहे लड़का हो, आप उसके जन्म लेने के अधिकार को छीन नहीं सकते। ये बात ध्यान रखें। विशेषकर मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, अगर आपके समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई दे कि भाई कन्या भ्रूण हत्या के प्रति कोई भी कदम उठाता है तो वो गलत है। अगला है अधिकार जीवित रहने या संरक्षण पाने का अधिकार। कैसे है साथियों, देखिएगा। ये अधिकार कैसे है कि माँ के गर्भ में दुनिया में अवतरित होने के बाद बच्चे का विकास और वृद्धि के लिए सभी प्रकार के संरक्षण का अधिकार उसको होता है, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का वो अधिकारी होता है। अगला है शिक्षा का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 21 में, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक के जीवन को जीने का और स्वतंत्रता का अधिकार है। जीवन के अधिकार में एक शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक मानव के रूप में जीवित रहने के लिए शिक्षा को भी महत्व दिया गया है, यानी शिक्षा के महत्व पर भी बल दिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है बाल श्रम पर टिप्पणी लिखिए।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगाइए नोट, इसको याद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, परिपक्वता एवं सीखना किस प्रकार से अंतर संबंधित है। आंसर होगा कि सामान्यतः परिपक्वता से आशय किसी भी काम को सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होने से है। जैसे शरीर की मांसपेशियों का परिपक्व होना, उठना, बैठना, चलना, दांत आना आदि जो क्रिया होती है ना, वो परिपक्वता के फलस्वरूप होती है। परिपक्वता का संबंध आयु से होगा, ध्यान रखना। जैसे आयु बढ़ती है, बच्चों का शारीरिक विकास और कार्य क्षमता बढ़ती जाती है। परिपक्वता का संबंध सीखने से है। यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार में परिवर्तन परिपक्वता एवं सीखना दोनों के कारण आती है। परिपक्वता के कारण ही बच्चे के काम करने के तरीके और उसकी क्षमता में गुणात्मक परिवर्तन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि परिपक्वता और सीखना एक दूसरे के संबंधित है, एक दूसरे के पूरक हैं। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, विकास के संदर्भ में कौन कौन से मत प्रचलित हैं, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कितने प्रकार से प्रकट होता है, समझाइए। तो इसका आंसर देखेंगे, 2 प्रकार से प्रकट होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व। पहला प्रकार है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति के संबंध में उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में अपना मत रखना व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में या विशेष के बारे में उसके गुण, योग्यता, शारीरिक बनावट या फिर अन्य उपलब्ध गुणों द्वारा उसकी छवि निर्मित हो जाती है, ये कहलाता है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है आत्म प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम आत्म प्रत्यय कहते हैं। व्यक्ति की स्वयं के प्रति धारणा क्या है, वह अपने बारे में गुण, योग्यता, व्यवहार, अभिवृत्ति आदि के संबंध में अपनी क्या धारणा या क्या मत रखता है, उसे हम आत्म प्रत्यय कहते हैं। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, एरिक्सन ने किस पहलू को परिश्रम की संज्ञा दी है। वैसे हालांकि मैंने प्रथम गेस्ट पेपर में आपके लिए एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की 8 अवस्थाओं के बारे में प्रश्न बताया है, वो आप लोग पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16वां, जॉन बॉल्वी के लगाव के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो जॉन बॉल्वी का जो सिद्धांत है ना, इसके 3 क्वेश्चन है, तीनों याद रखना, तीनों बता रहा हूँ मैं आपको। जॉन बॉल्वी का सिद्धांत एक तो ठीक है, क्या है इसका उल्लेख आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा है इसके सिद्धांत की विशेषताएं और इसके घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, इनमें से एक प्रश्न हर साल आता है। जॉन बॉल्वी के लगाव के सिद्धांत का उल्लेख। जॉन बॉल्वी ने यह सिद्धांत 1958 में प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार बच्चों की व्यवहार शैली प्रारंभिक वर्षों में अद्भुत रूप से शुरू हो जाती है। यह शैली आनुवंशिकी रूप से प्रभावित होती है, किंतु बच्चे के पालन पोषण से बच्चों में संवेगात्मक विकास का रूपांतरण हो जाता है और इन्हीं व्यावहारिक विशेषताओं के द्वारा बच्चों के संज्ञानात्मक एवं सामाजिक व्यवहार के निर्धारण का अनुमान लगाया जा सकता है। पारिवारिक देखभाल बच्चों की व्यावहारिक शैली से उसके अधिकतम विकास में सहायता मिलती है, जिसके कारण बच्चे व्यवहार के साथ समायोजन कर स्वयं को समस्या समाधान के प्रति तैयार भी करते हैं। अथवा में क्वेश्चन है आपका, किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास का तीव्र परिवर्तन कैसे होता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक जननांकिकी प्रोफाइल की उपयोगिता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सामाजिक जननांकिकी प्रोफाइल की उपयोगिता है, पहली, बच्चों का व्यक्तिगत परिचय इसमें मिलता है, विद्यार्थियों की पारिवारिक जानकारी इसमें मिलती है, प्रायोजिकी उम्र का पता चलता है, उसका लिंग, जाति, धर्म, विद्यालय का नाम, जन्म स्थान, पारिवारिक ब्यौरा, भाषा आदि की जानकारी मिलती है, विद्यार्थी की सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत स्थिति की आधारभूत जानकारी मिलती है,
उस माहौल का भी पता चलता है जिसमें वे अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है बच्चे के बारे में, किसके द्वारा? सामाजिक जननांकिकी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, नोट कर लीजिएगा इसको तो आप लोग, है ना भाई। साक्षात्कार क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए और इसकी क्या क्या कमियां हैं, इसके क्या दोष हैं, इसकी क्या सीमाएं हैं। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां, बाल मंदिर और गीजू भाई बधेका के द्वारा अपनाई गई पद्धतियों का वर्णन कीजिए। अब हम आ गए हैं निबंधात्मक प्रश्नों पर। तो इसमें गीजू भाई बधेका के द्वारा कई सारी शिक्षण पद्धति अपनाई गई थी, जिसमें पहली है हमारी प्रश्नोत्तर पद्धति। यह पद्धति अपनाने से बच्चे प्रारंभ से ही हीन भावना से साहसी होकर के मुक्त हो जाते हैं, अपनी जिज्ञासा या उत्सुकता को शांत कर सकते हैं और साथियों एवं शिक्षकों के साथ मित्रता स्थापित कर लेते हैं। गीजू भाई बच्चों को आपस में समूहों में बैठाकर अपने आप प्रश्न करने, उत्तर देने, खोजने और स्वयं भी प्रश्न खेल में शामिल होने आदि का प्रयोग करते थे। दूसरी विधि अपनाते थे वो जोड़ीदार पद्धति। मॉन्टेसरी इस पद्धति का खूब प्रयोग करती थी। मॉन्टेसरी जो थी ना साथियों, एक बाल मनोवैज्ञानिक थी। इन्होंने मॉन्टेसरी पद्धति का विकास किया था अपने नाम से ही, और वो खेल खेल में बच्चों को प्रशिक्षण देती थी। और ये जोड़ीदार जो पद्धति है, ठीक है, और गीजू भाई बधेका जो थे वो मॉन्टेसरी पद्धति से प्रभावित थे। तो मॉन्टेसरी जो महिला थी वो भी खूब प्रयोग करती थी जोड़ीदार पद्धति का। इसमें कक्षागत शिक्षा के बजाय व्यक्तिगत शिक्षा पर जोर दिया जाता था। इसमें बच्चे स्वयं अपनी शिक्षा करते हैं और शिक्षक का सहारा लेना कम करते जाते हैं। विद्यार्थी स्वयं अपना व साथियों के बीच गुट बना लेते हैं। इसमें समूह शिक्षा में लगने वाले समय से कम समय लगता है और बच्चे स्वयं अपनी पसंद की जोड़ी बना करके सीखते हैं, खेलते हैं, तरह तरह की गतिविधियां करते हैं। इससे उनके सीखने की गति और भी तेज हो जाती है। तीसरी विधि अपनाते थे नाट्य प्रयोग विधि। बच्चे अनुकरण में मजा लेते हैं। तरह तरह के अभिनय, नाटक, नकल करना उन्हें पसंद होता है। अपने सामने घटी घटनाओं को वे बड़े मनोरंजक ढंग से बताते हैं। इससे उनकी सृजन एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है और अनेक बाल कथाओं, कहानी, किस्सों, घटनाओं के आधार पर नाटक करके बच्चे जल्दी सीखने लगते हैं। चौथी विधि अपनाते थे त्रिपद प्रणाली। यह प्रणाली बाल मंदिरों में अधिक प्रचलित थी। बाल मंदिर में अधिक प्रचलित थी। इसमें प्रथम चरण में बच्चों की वस्तु और संज्ञा के साथ जोड़ा जाता था। संज्ञा का नाम लेकर वस्तु का परिचय दूसरे चरण में करा दिया जाता था और तीसरे चरण में ये पुष्टि हो जाती थी कि वस्तु से संज्ञा का और संज्ञा का वस्तु से ज्ञान जुड़ा हुआ है या नहीं। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, अलग अलग समुदाय के बच्चों का बचपन अलग अलग तरीके का होता है, तो क्यों होता है, इस बात की आपको पुष्टि करनी है। 19वां आपका क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में बाल संरक्षण से संबंधित संस्थाओं की जानकारी देना और उनके कार्यों के बारे में व्याख्या करना। आपको ये प्रश्न मैं बता रहा हूँ साथियों, हमारे देश में बाल अधिकारों की सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा, अब आपको ये याद रखना है, केंद्र सरकार के द्वारा फरवरी 2009 में समेकित बाल संरक्षण योजना प्रारंभ की गई थी। इसको नोट कर लीजिए, समेकित बाल संरक्षण योजना कब प्रारंभ की गई थी? फरवरी 2009 को। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। यह योजना बाल अधिकार संरक्षण एवं बच्चों के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत पर आधारित थी। बच्चों से संबंधित विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव भी सदस्य होंगे, ये बात इसमें बताई गई थी। तो इकाइयाँ कौन कौन सी थी? तो साथियों मैं आपको बता दूं, 3 यूनिट काम करती थी बाल संरक्षण के लिए। पहली थी जिला बाल संरक्षण इकाई,
यह प्रत्येक ज़िले में एक होती है, जिसको हम ICPS योजना के अंतर्गत RSCPS के अंग के रूप में कार्य करती है। ये इकाई, इस इकाई पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है? जिला कलेक्टर का होता है। इसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर तथा जिले के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक जिला बाल संरक्षण अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। कौन कौन करते हैं? सर्वे सर्वा होता है जिला कलेक्टर, जिसका सहयोगी कौन होता है बताइए? सहयोगी होता है साथियों सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग का निदेशक। दूसरी इकाई काम करती है ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति, जिसको हम BLCPC कहते हैं। क्या बोलेंगे? BLCPC, ब्लॉक लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी। पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा 4 दिसंबर 2012 को, डेट याद रखो, 4 दिसंबर 2012 के आदेश निर्देश अनुसार या जारी निर्देश के अनुसार प्रत्येक जिले की समस्त ब्लॉक यानी पंचायत समिति में या पंचायती समिति स्तर पर एक BLCPC का गठन किया गया था। कब किया गया था? 4 दिसंबर 2012 को किया गया था। समिति का प्रमुख कार्य ICPS के अंतर्गत बाल संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संरक्षित वातावरण तैयार करना, बाल संरक्षण सेवाओं की बेहतर पहुंच बनाना एवं विभिन्न कार्यक्रमों की सतत निगरानी में पंचायत में ग्राम स्तर के प्रतिनिधि सहभागिता सुनिश्चित इसमें करते थे। और तीसरी जो हमारी इकाई थी वो थी ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति, जिसको हम बोलते हैं PLCPC, ठीक है शॉर्ट में। बाल अधिकारों के संरक्षण एवं बच्चों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की पहचान हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर PLCPC का गठन किया गया। ये समिति बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव किए बिना ही उनको संरक्षण का काम करती है। और अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है, बाल कल्याण समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये वाला नहीं आएगा तो ये वाला डेफिनेटली आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के शारीरिक विकास में अभिभावक एवं शिक्षक की जिम्मेदारी क्या क्या होती है? प्रकाश डालिए, ठीक है, इसका मतलब समझाइए। समाज में परिवर्तनशील स्वरूप में कई ऐसी परिस्थितियां बनती जा रही हैं जिनका बच्चों के शारीरिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। बच्चों ने अपनी दुनिया पर 4 दीवारों के भीतर कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी के आसपास केंद्रित कर लिया है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, ठीक है, बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही है और बच्चे आजकल मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह में फंसे हुए हैं, ठीक है। मोबाइल बड़ी बीमारी बन गई। बड़ों का ध्यान नहीं होने के कारण बच्चे न ठीक से शोषण कर लेते हैं और ना ही खेल कूद पाते हैं, व्यायाम पर भी ध्यान देते हैं। कई सारे ऐसे प्रभाव होते हैं जो उनके लिए घातक हो जाते हैं, जो बच्चों के जीवन की दिशा को ही बदल देते हैं। अतएव यानी इसलिए अभिभावक का दायित्व है कि बच्चों के घर पर की जाने वाली क्रियाओं का उचित नियोजन करें और उन्हें उचित पोषण दें। खेलने, खाने, अध्ययन का समय निर्धारित करें तो बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। बच्चों के संतुलित पोषण के प्रति अभिभावकों को जागरूक होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गए अभिभावकों के कर्तव्य। अब हम बात करते हैं शिक्षक की। तो जब बच्चा विद्यालय जाने लगता है, ठीक है, तब समय समय पर अभिभावकों को भी जागरूक रहना चाहिए और शिक्षकों से संपर्क करते रहना चाहिए। विद्यालय गतिविधियों से अपने बच्चों की भागीदारी और उनके स्वास्थ्य स्तर के विषय में भी चर्चा करनी चाहिए। ये भी कर्तव्य बनता है अभिभावक का। और शिक्षक की बात करें, देखिए, बच्चों को खेलकूद एवं व्यायाम के पर्याप्त अवसर प्रदान करें, उनके शारीरिक स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। यदि बच्चे समय पर विद्यालय गतिविधियों में सक्रियता और उत्साहपूर्वक भाग नहीं लेते हैं तो उनको सूचित करना चाहिए उनके घर वालों को। आज के समय में कई ऐसे खेल बाजारीकरण के कारण आ गए हैं जो बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति अथवा आलस्य को बढ़ावा दे रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे वीडियो गेम देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, काल्पनात्मक
काल्पनिक और आक्रामक खेल, ठीक है, लूडो वगैरह ऐसी चीज़ें, रमी गेम्स, ये सारे सब क्या है, घातक गेम है जो बच्चों को वास्तविक खेल से दूर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वे बच्चों के परिवेश को सीमित करते जा रहे हैं, बच्चों के परिवेश को भी सीमित कर रहे हैं मीडिया सिस्टम। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों के विकास में शिक्षक और अभिभावक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना किन बिंदुओं पर की जाती है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन याद रखना। हमारा फिर अंतिम क्वेश्चन है, मॉडल पेपर का एक शिक्षक के रूप में बच्चों के अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व को प्रतिपादित करते हुए अवलोकन विधि को समझाइए। तो बच्चों के अध्ययन के तरीके कौन कौन से हैं, आवश्यकता और महत्व क्या है इसके। तो सबसे पहले ये देखना, प्रत्येक बच्चे की अपनी अलग अलग पहचान होती है और उनके विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। 19वीं सदी के आरंभ में जैसे जैसे मनोवैज्ञानिकों का ध्यान व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उत्पत्ति, स्वरूप और समस्याओं की ओर अग्रसर हुआ, बच्चों के अध्ययन की आवश्यकता महसूस उनको होने लगी। इतना ही नहीं, जीवन के समस्त पहलुओं में विभिन्नताओं के साथ साथ बच्चों के मानसिक स्तर और व्यक्तिगत गुणों, योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों और उपलब्धियों इत्यादि में भी विविधताएं दिखाई देने लगी। अवलोकन विधि क्या है इसके अंदर देखिए। अवलोकन में किसी व्यक्ति के व्यवहार, रुचियाँ, भावात्मक उतार चढ़ाव आदि को ध्यान रख करके उनके संबंध में राय बनाते हैं। व्यक्ति के व्यवहारों का अवलोकन व्यक्ति के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। अवलोकन के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहारों एवं क्रियाओं का विवरण होता है, जिन्हें निश्चित समय पर और समय समय पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार अवलोकन विधि के अंतर्गत एक निश्चित अवधि में अनेक अधिक दिनों तक किसी व्यक्ति के कार्यों और व्यवहारों का अध्ययन कर सकते हैं और उनके विषय में लिख लेते हैं। ये विधि का केवल एक व्यक्ति के अध्ययन में नहीं, वरन व्यक्तियों के समूह के अध्ययन का भी उपयोगी, व्यक्तियों के समूह के लिए भी ये उपयोगी होती है। अवलोकन का अर्थ एवं परिभाषा। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन से बना हुआ है और यहाँ पर इसका अर्थ होता है देखना। ठीक है, अवलोकन करना या निरीक्षणीकरण करना। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना, उपन्यास अभिलेख से बच्चों के व्यक्तित्व और विकास में किस प्रकार की सहायता मिलती है। और इससे पहले वाले फर्स्ट मॉडल पेपर में आपको बताया मैंने, उपाख्यानक अभिलेख या एनेक्डोटल अभिलेख कितने प्रकार का होता है, किसे कहते हैं, इसकी क्या आवश्यकता होती है, वो वाला प्रश्न। तो साथियों प्रश्न आएगा, ध्यान रखना आप लोग डेफिनेटली। और शायद उपाख्यानक अभिलेख तो इसी साल पूछा है और दोबारा भी आने की इसकी संभावना बहुत है। ठीक है, ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है ये लास्ट वाली यूनिट का। तो आपके लिए आज का ये कैसा लगा, आप लोग रेगुलर इसी तरीके से पढ़ते जाइए। सुबह 10 बजे तैयार रहा करो, 10 बजे क्लास अपलोड होती है। अपने मित्रों को भी सूचित करते जाओ। पढ़ाई करनी है, बेस्ट से बेस्ट करनी है, ज़्यादा ना पैसा खर्च करना है, ये बात ध्यान रखें। बिल्कुल ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी सीरीज़ वगैरह कुछ मत लाओ, आप लोग बस आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।